शुरू हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है प्रहलाद कुमार और मैं नेहरू इंटर कॉलेज सिमरी सुकरौली कुशीनगर में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूं। आज के वीडियो में हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ 3 के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ शुरू करने के पहले अध्ययन के जो प्रमुख बिंदु हैं उसको हम समझ लेते हैं कि भाग 1 में हम क्या पढ़ेंगे और भाग 2 में क्या पढ़ेंगे। आज के वीडियो में भाग 1 की चर्चा होगी और भाग 1 के चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। भाग 1 में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र और विविधता का अर्थ। दूसरा बिंदु होगा मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। तीसरा बिंदु होगा असमानताएं, समानताएं और विभाजन। चौथा बिंदु है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति और भाग 1 का 5वां बिंदु है विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। बच्चों, इस पाठ का जो दूसरा भाग है वह दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसको, और उस वीडियो में जो प्रमुख बिंदु हैं उसको हम लोग देख लेते हैं आज। भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विभाजनों की राजनीति। भाग 2 में दूसरा बिंदु होगा चर्चा का परिणामों का दायरा, और बच्चों तीसरा बिंदु होगा 3 निश्चय या फिर 3 संकल्प, और चौथा बिंदु होगा निष्कर्ष। पाठ के अंत में हम लोग अभ्यास का प्रश्न गृह कार्य के रूप में अभ्यास का प्रश्न रखेंगे, और अभ्यास का प्रश्न रखने का आशय यह है कि पूरे पाठ से हम क्या सीख पाए, क्या समझ पाए और कितना हम अपने में आत्मसात कर पाए पूरे पाठ को, इसको चेक करने का ये पैरामीटर होगा अभ्यास के प्रश्न। तो बच्चों, आज का पाठ हम शुरू करते हैं जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। बच्चों, ये जो आज का पाठ है लोकतंत्र और विविधता, पहले इसका हम लोग अर्थ समझ लेते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है और विविधता का अर्थ क्या है। लोकतंत्र आप लोग अखबारों में, टेलीविजन पे और जो सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स हैं, लोकतंत्र शब्द अक्सर आप सुनते होंगे। उस शब्द का हम लोग आज अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। बच्चों, लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वह है लोगों का शासन। बहुत सिंपल अर्थ है, लोगों का शासन। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में निहित है, और जो दूसरी बात है, जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा परोक्ष रूप से शासन करती है। यह लोकतंत्र का अर्थ है। अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की एक बहुचर्चित परिभाषा दी थी, और वह परिभाषा है लोकतंत्र का कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। 3 शब्द इसमें बहुत अहम हैं, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। यह अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अर्थात लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुनी गई ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता परोक्ष रूप से अपने ऊपर खुद शासन करती है। बच्चों, जो दूसरा शब्द है इस पाठ का लोकतंत्र और विविधता का, वह शब्द है विविधता।
जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्सिटी। पहले इस शब्द का हम लोग अर्थ समझें कि विविधता शब्द का अर्थ क्या है। ये जो शब्द है विविधता, इसका सीधा अर्थ है अलग अलग प्रवृत्ति की चीजें, अलग अलग प्रकृति की चीजें। लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान, पहनावा आदि के आधार पर होने वाली भिन्नता को हम विविधता कहते हैं। लेकिन विविधता का एक सकारात्मक पहलू भी है। विविधता खलनायक नहीं है, विविधता नायक भी है। ये हमें ऊर्जा देता है, ये हमें शक्ति देता है, ये हमें ताकत देता है। बच्चों, विविधता जीवन के कैनवास में रंग भरता है और ये रंग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, शक्ति देता है, ताकत देता है। इसलिए विविधता सिर्फ नकारात्मक अर्थों में नहीं है बच्चों, ये सकारात्मक अर्थों में भी है। इस पाठ का जो लोकतंत्र और विविधता है, इन दोनों शब्दों का अर्थ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश किए और मुझे लगता है कि आप लोग इस शब्द का अर्थ समझ पाए होंगे कि लोकतंत्र और विविधता। पाठ को हम लोग आगे ले चलते हैं। बच्चों, मेक्सिको ओलंपिक की कहानी 1968। ओलंपिक खेल, जैसा बच्चों आप जानते हैं, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल होते हैं। 1968 के जो ओलंपिक खेल थे वह मेक्सिको सिटी में हुए थे और इस ओलंपिक के 200 मीटर का जो फाइनल दौड़ था, उस दौड़ में धावकों ने टच लाइन स्पर्श करते ही, छूते ही, फिनिश लाइन को छूते ही इतिहास रच दिया। आखिर ये कैसा इतिहास था जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम 200 मीटर जो फाइनल है उसका हम रिजल्ट देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। हम रिजल्ट सेक्शन में जाते हैं कि 200 मीटर जो रेस हुआ था 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में, वह रिजल्ट क्या था। पहले उस रिजल्ट का हम टेबल देखते हैं। बच्चों, ये रिजल्ट है आपके सामने। रिजल्ट ऑफ 200 मीटर्स रेस ऑफ मेक्सिको ओलंपिक 1968। ये आपके सामने ये टेबल है। रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मेडल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नेम, नेशनलिटी, टाइम टेकन। ये अब ये जो रिजल्ट रहा 200 मीटर का, इसमें स्वर्ण पदक मिला टॉमी स्मिथ को, जो एफ्रो अमेरिकन थे। जो रजत पदक या दूसरे स्थान पे रहे वह पीटर नॉर्मन थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। और तीसरे स्थान पर जॉन कार्लोस थे, जो एफ्रो अमेरिकन थे। ये रिजल्ट सामने है टेबल पे। स्वर्ण पदक झोली में गया टॉमी स्मिथ के, रजत पदक झोली में गया पीटर नॉर्मन के, और 200 मीटर रेस का जो फाइनल था उसमें तीसरे स्थान पे रहे जॉन कार्लोस। स्मिथ एफ्रो अमेरिकन थे, पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और जॉन कार्लोस एफ्रो अमेरिकन थे। बच्चों, अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। दो 200 मीटर का जो रेस हुआ बच्चों 1968 मेक्सिको ओलंपिक का, उसके रिजल्ट के बाद मेडल सेरेमनी हुई और ये सामने स्क्रीन पे मेडल सेरेमनी की तस्वीर है। मेडल सेरेमनी ऑफ द 200 मीटर्स रेस इन 1968 ओलंपिक हेल्ड एट मेक्सिको सिटी। इस चित्र को आप गौर से देखिए, मेडल सेरेमनी को बहुत ध्यान से बच्चों देखिए, इसमें क्या क्या दिखता है। ये 3 खिलाड़ी हैं जो पहले स्थान पे
दूसरे स्थान पे और ये तीसरे स्थान पे। जो पहले स्थान पे खिलाड़ी हैं बीच में खड़े हैं, जो दूसरे स्थान पे हैं बाएं तरफ है, या तीसरे स्थान पे जो खिलाड़ी हैं वो दाहिने तरफ हैं। मैंने आपको रिजल्ट सेक्शन में बताया था कि जो पहले स्थान पे खिलाड़ी थे ये एफ्रो अमेरिकन थे, और जो तीसरे स्थान पे खिलाड़ी थे ये भी एफ्रो अमेरिकन थे, और ये जो दूसरे स्थान पे थे पीटर नॉर्मन, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। टॉमी स्मिथ, पीटर नॉर्मन और जो तीसरे थे जॉन कार्लोस। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में आप देखेंगे कि जो पहले स्थान पे खिलाड़ी हैं वह अपना जो सर है झुकाए हुए हैं और मुट्ठी जो है बांधे हुए हैं। तीसरे स्थान पे भी यही स्थिति है। तीसरे स्थान पे जॉन कार्लोस थे और जॉन कार्लोस की भी नजरें झुकी हुई हैं और इनकी मुट्ठी बंधी हुई है। दूसरे स्थान पे पीटर नॉर्मन थे जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। आप देखिए इनके सामने एक बैच लगा है जिस पे मानवाधिकार का बिल्ला लगा हुआ है, जो अपने ये चेस्ट पे लटकाए हुए हैं। ये दृश्य है मेडल सेरेमनी का जो मेक्सिको सिटी में हुआ था। अब इस चित्र से क्या ध्वनित होता है और गौर से देखिए। पहली बात देखिए, ये विजेता है, पहले नंबर पे थे और इनके पैरों में सूज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने बताया था कि उनकी मुट्ठी जो है बंधी हुई है, और जो तीसरे नंबर पे थे उनके भी पैरों में सूज नहीं है, जूते नहीं है, और इनका भी मैंने बताया था ये मुट्ठी बंधी हुई है। इसका आशय क्या है? ये विजेता हैं, विनर हैं, ओलंपिक मेडल इनके गले में पड़ा हुआ है, लेकिन ये सब दिखा के ये अपने हाव भाव से और अपने मुद्रा से अमेरिका में जो रंग भेद चल रहा है, नस्ल भेद चल रहा है, उसका ये विरोध कर रहे हैं, और इस विरोध करने का मंच बनाए हैं ओलंपिक मेडल सेरेमनी 200 मीटर विजेता के बाद। ये जो बीच के खिलाड़ी हैं पीटर नॉर्मन, ये जो खिलाड़ी हैं ये भी देखिए, हालांकि ये रहने वाले अमेरिका के नहीं हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, लेकिन ये भी अपने साथी खिलाड़ियों का जो है हौसला बढ़ा रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। वस्तुतः ये तीनों खिलाड़ी जो अमेरिका में रंग भेद चल रहा था, नस्ल भेद चल रहा था, अर्थात श्वेत अश्वेत का जो झगड़ा था, अर्थात जो चमड़े का रंग था गोरा और काला, उसके आधार पे जो भेदभाव हो रहा था अमेरिका में, उसके खिलाफ ये अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे और इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का उपयोग कर रहे थे, और इसके द्वारा विश्व बिरादरी का वह ध्यान खींचना चाहते थे अमेरिका में जो रंग भेद चल रहा था। ये जो चित्र आप देखेंगे इसमें ये जो मार्के वाली बात है कि ये जो बीच में जो खिलाड़ी हैं दूसरे नंबर पे जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, हालांकि ये खिलाड़ी काले नहीं हैं, अश्वेत नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये अपने साथी खिलाड़ियों के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सहमत में स्वर मिला रहे हैं। और अगर जो आप पूरे विश्व का इतिहास, खेल इतिहास ढूंढें, तलाशें, तो अपने साथी खिलाड़ियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खेल कैरियर को दांव पे लगाने की जो मिसाल है, वह मिसाल कहीं और मिलना मुश्किल है। बच्चों, इस स्लाइड के बाद हम अगले स्लाइड में आते हैं और देखते हैं कि फिर क्या क्या होता है। वह जो रंग भेद का विरोध था, वहां बच्चों एक चीज और आपको याद दिला दें, लगे हाथ, आपको याद होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का जो विरोध था, रंग भेद का सामना उनको भी करना पड़ा था। उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जब 1893 में प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी उनको ट्रेन से के डब्बे से जो प्रथम श्रेणी के श्वेतों के लिए आरक्षित था उसमें से उनको उतार दिया गया था। ये घटना ताजी हो जाती है इस रंग भेद के संदर्भ में। बच्चों, ये जो घटना घटी कि पोडियम पे दो खिलाड़ी आए और अपने तरीके से विरोध प्रकट किए रंग भेद का, इससे दो मौलिक प्रश्न मन में आता है। और ये जो दो मौलिक प्रश्न था, उसमें से जो पहला जो प्रश्न है यह कि क्या ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर अमेरिकी समाज में प्रचलित नस्लीय भेदभाव को उठाना ठीक है?
और जो दूसरा प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन, जो न तो अमेरिकी थे और न ही अश्वेत का अपने साथी खिलाड़ियों का साथ देना उचित था। ये दो प्रश्न सहसा मन में आते हैं। पहला कि क्या अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और दूसरा कि जो पीटर नॉर्मन थे, जो अमेरिकी नहीं थे, अश्वेत जो नहीं थे, वह क्यों साथ दिए, क्या उनका साथ देना उचित था? ये दो प्रश्न उठे और इन दो प्रश्नों का उत्तर भी बहुत जल्दी ही मिल गया। उत्तर क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने स्मिथ और कार्लोस को दोषी माना और उनके पदक वापस ले लिए। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन को भी दंड स्वरूप म्यूनिख ओलंपिक, जो 1968 के ठीक 4 साल बाद 1972 में होना था, उसका जो टिकट उनको दिया गया था, वह टिकट उनसे वापस ले लिया गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि पीटर नॉर्मन को म्यूनिख ओलंपिक, जो 1972 में होना था, जिसमें उनको भागीदारी करनी थी, हिस्सेदारी करनी थी 200 मीटर रेस में, उसमें उनका टिकट काट दिया गया, मतलब उनको रोक दिया गया उस भागीदारी से। यह तुरंत क्विक डिसीजन हुआ। इसके बाद क्या होता है बच्चों, अगली स्लाइड में देखते हैं। बच्चों, बहुत कठोर फैसले तीनों धावकों के खिलाफ लिए गए थे, लेकिन इतने कठोर फैसले के बाद भी जो उनका उद्देश्य था, वह अपने उद्देश्य में सफल रहे। अर्थात अमेरिका में जो रंग भेद चल रहा था, नस्ल भेद चल रहा था, उसके खिलाफ वह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने में सफल रहे। इतना ही नहीं बच्चों, 2005 का वर्ष था। In 2005, the San Jose State University, California, honored its alumni and installed a 20-foot high sculpture representing the protest by Tommy Smith and John Carlos। 2005 में कैलिफोर्निया का जो स्टेट यूनिवर्सिटी था, उसने अपने एलुमनियाई को, जहां की ये दोनों पूर्व छात्र थे, उनको अपने कैंपस में बुलाया, उनका आदर किया, उनका मान रखा, उनका सम्मान किया, और ये जो मूर्ति बनाई गई उनकी 20 फीट ऊंची मूर्ति कैंपस में लगाई गई, और इतना करके उनका जो विरोध का स्वर था, इस यूनिवर्सिटी ने कालजयी बना दिया। इतना ही नहीं, 1968 में जो ओलंपिक गेम हुए, उसके बाद 2006 में जो दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलियाई धावक थे पीटर नॉर्मन, उनकी मृत्यु हो गई। पीटर नॉर्मन की मृत्यु के बाद ये दोनों अफ्रो अमेरिकन खिलाड़ी दोनों उनके फुनरल में, शव यात्रा में शामिल हुए, और उनके अर्थी को कंधा देकर जो कर्ज 1968 में था, उस कर्ज को वह उतार दिए। बच्चों, आपको आगे ले चलते हैं। बच्चों, ये जो भेदभाव है, अब सहसा हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि इस भेदभाव का आधार क्या है? भेदभाव का आधार असमानताएं, समानताएं और विभाजन, डिफरेंसेज, सिमिलरिटीज एंड डिवीजन। अभी जो ओलंपिक की कहानी हमने सुनी, मेक्सिको ओलंपिक 1968 की, उस कहानी में हमने देखा कि जो अमेरिका में भेदभाव हो रहा था, उसका आधार रंग था, नस्ल था। तो क्या ये सहज प्रश्न हमारे मन में उठता है कि भेदभाव का आधार सिर्फ नस्ल या रंग होता है? उत्तर है बच्चों, बिल्कुल नहीं। इसके भेदभाव के जो आधार हैं वह कई हैं। मेक्सिको ओलंपिक में हमने देखा कि
नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव किया गया। बच्चों, जो पहला पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी, उस पाठ में हमने दो देशों का उदाहरण पढ़ा था। आपको याद होगा, पहला देश था बेल्जियम जिसकी राजधानी थी ब्रुसेल्स, और दूसरा देश था श्रीलंका जिसकी राजधानी है कोलंबो। और उस पाठ को जो आप पढ़े हैं, आपको याद होगा कि बेल्जियम में जो भेदभाव हो रहा था उसका जो आधार था वह रंग नहीं था, नस्ल नहीं था, भाषा था। और श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में बच्चों भाषा के साथ ही क्षेत्र के आधार पर भी तमिलों को कमतर आंका गया, लिहाजा वहां सिविल वार शुरू हो गया। अर्थात इस निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच सकते कि भेदभाव का कोई एक आधार है। हमने ओलंपिक में क्या देखा? ओलंपिक में भेदभाव का आधार था नस्ल, रंग। और हमने बेल्जियम में देखा कि बेल्जियम में जो भेदभाव का आधार था वह था भाषा। और अपने पड़ोस श्रीलंका में हमने क्या देखा कि श्रीलंका में भाषा के साथ क्षेत्र भी भेदभाव का आधार था। लिहाजा हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि भेदभाव का जो आधार है वह एक नहीं अनेक है। अर्थात अनेक आधारों पे हमसे भेदभाव होता है। लेकिन बच्चों, क्या भेदभाव, क्या ये जो विभाजन है, क्या ये जो सांस्कृतिक विविधता है, ये हमेशा नकारात्मक होता है क्या? इसका उत्तर भी हम पक्के तौर पे हाँ में नहीं दे सकते। ये जो विविधता है ये भी हमारे सामने एक चैलेंज, एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत होता है। ये विविधता कभी कभी हमें निखारता है, कभी कभी हमें प्रेरित करता है, कभी कभी हमें और अच्छे कार्य करने के लिए हमें आगे ले जाता है। फिर हम अगली स्लाइड देखते हैं कि फिर आगे किस तरह ये कहानी हम लोगों की इस पाठ की बढ़ती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। अब ये जो भेदभाव है, जो कभी भाषा के आधार पे, कभी क्षेत्र के आधार पे, कभी नस्ल के आधार पे, कभी रंग के आधार पे हो रहा है, इसकी ओरिजिन कैसे होती है, कैसे ये शुरू होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो प्रायः ये जो भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव, ये जन्म पे आधारित हम मानते हैं कि ये जन्म से होता है। जैसे ही एक बच्चे की किलकारी गूंजती है, एक न्यू बॉर्न बेबी, जैसे ही एक नन्हा मेहमान घर में आता है, जैसे ही आंगन में एक नन्हे मेहमान के पांव पड़ते हैं, वहीं से सामाजिक विभाजन की नींव पड़ जाती है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी विशेष रंग, समुदाय, वंश, कुल के सदस्य हो जाते हैं क्योंकि वहां हमारा जन्म होता है, जबकि जन्म पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। किंतु जन्म लेते ही हम खास अधिकार, सुविधा, रंग, कुल और वंश के अधिकारी हो जाते हैं। बच्चों, यह एक कैसा संयोग है कि एक बच्चा जब संपन्न परिवार में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वह ढेर सारी सुविधा, ढेर सारा धन, ढेर सारा वैभव, ढेर सारा सरनेम उस परिवार का वह प्राप्त कर लेता है और उन सुविधाओं का उपयोग करता है। लेकिन वही एक बच्चा जब एक विपन्न, लाचार और बेबस परिवार में जन्म लेता है तो उसके सर पर अभावों और बेबसी की गठरी लाद दी जाती है। इसमें बच्चे का क्या दोष? अब एक परिवार में जन्म लिया तो सारी सुविधा, और संयोग से एक विपन्न परिवार में जन्म ले लिया तो सारी असुविधा। अब ये तो एक विडंबना है, इसमें किसी का वश नहीं है। अर्थात ये जो भेदभाव है जो जन्म से आधारित है, इस पर भी किसी का नियंत्रण नहीं है। फिर भी सिर्फ जन्म सामाजिक विभाजन का इकलौता उद्गम नहीं है। इसीलिए मैंने अभी बताया आपको कि सिर्फ जन्म के आधार पे ही ये जो उद्गम नहीं है, अर्थात
जीवन के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें चुनने की आजादी है। हम जन्म में तो हमारा नियंत्रण नहीं, हम अच्छे परिवार में, बड़े परिवार में, संपन्न परिवार में या गरीब या विपन्न परिवार में मेरा जन्म हो सकता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद भी हमको चुनने की आजादी, हम क्या क्या चुन सकते हैं। हम चुन सकते हैं स्कूल, हम चुन सकते हैं कॉलेज, हम चुन सकते हैं विषय, हम चुन सकते हैं प्रोफेशन या पेशा, क्या काम हम करेंगे। हम चुन सकते हैं खेल, कि हम क्रिकेट खेलेंगे कि हम हॉकी खेलेंगे, हम बास्केटबॉल खेलेंगे कि हम बैडमिंटन खेलेंगे। यहां हमें चुनने की आजादी है और इस आजादी का उपयोग करके हम सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। अर्थात हमारे अंदर यदि हुनर है, हमारे अंदर यदि सामर्थ्य है, हमारे अंदर ये योग्यता है, तो यहां चुनने की भी आजादी है और हम एक अच्छा उदाहरण समाज में बन सकते हैं, एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। बच्चों देखेंगे जो समाज में तो ढेर सारे ऐसे लोग भी हैं जो विपन्न परिवारों में जन्म लिए, ऐसे परिवारों में जन्म लिए जहां कोई सुविधा नहीं था, कोई साधन नहीं था, लेकिन बाद में वह देश के आइकान बन गए। इसमें हम अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम ले सकते हैं। आप देखिए कैसे परिवार में उनका जन्म हुआ साउथ में और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे हुआ, और उस पद का जो गरिमा था उसको और बढ़ा दिए और सुशोभित कर दिए। अर्थात ये जो जन्म है, बाद के क्रियाकलापों को हमको रोक नहीं सकता है। हम जिंदगी में और आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, और कभी कभी ये जो नकारात्मक बातें हैं हमें और चुभती हैं, तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, शक्ति देती हैं, ताकत देती हैं। और ये जो ऊर्जा है, इसी की उष्णता से, इसी की गर्मी से प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं और सफलता की नई इबारत लिख पाते हैं। बच्चों, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। अब ये जो विविधता है, जो विभिन्नताएं हैं, इन विभिन्नताओं में कैसे हम सामंजस्य बिठा सकते हैं कि टकराव न्यूनतम हो जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए हमारी। कि जितने ही अधिक तालमेल हम बिठा लेंगे विभिन्नताओं से, जितने ही हम विभिन्नताओं में सामंजस्य बिठाएंगे, तालमेल बिठाएंगे, उतने ही हम टकराव को टाल पाएंगे। अब यक्ष प्रश्न यह है कि विभिन्नताओं में कैसे तालमेल बनाया जाए ताकि टकराव को रोका जा सके। अब कैसे हम तालमेल बनाएं कि हम टकराव को रोक लें और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। वस्तुतः सामाजिक विभाजन का बीज सामाजिक अंतर के खाद पानी से ही अंकुरित होता है। अर्थात जो समाज में अंतर है, यही प्रमोट करता है सामाजिक विभिन्नताओं को, अंकुरित होता। अर्थात अमीरी गरीबी का अंतर सामाजिक विभाजन को जन्म दे सकता है, जैसा हमने अमेरिका में देखा। अमेरिका में जो हमने ओलंपिक का उदाहरण दिया बच्चों, वो उदाहरण क्या था? उस उदाहरण में हमने देखा कि जो सामाजिक विभाजन था, कि जो श्वेत अश्वेत की वहां खाई थी, वह यहां विरोध करने के लिए ताकत दिए, ऊर्जा दिए। अर्थात जो जन्म अश्वेत परिवार में हुआ था, जो पहले स्थान पे आए थे, तीसरे स्थान पे आए थे, लिहाजा उन्होंने विरोध का स्वर मजबूत किया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एक सामाजिक समूह में रहने के बावजूद इंसान दूसरे समूह के भावनाओं के करीब जा सकता है, भावनाओं के करीब जा सकता है। इसका उदाहरण फिर अमेरिका में मिलेगा कि अमेरिका में जो पीटर नॉर्मन थे, वह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, वह एफ्रो अमेरिकन नहीं थे। और एफ्रो अमेरिकन जो शब्द है, वह अमेरिका में उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में दास के रूप में अमेरिका लाए गए थे। लेकिन जब विरोध की बात आई तो ओलंपिक पोडियम पे तीनों खिलाड़ी
विरोध के स्वर में उनका हाथ ऊपर गया, जबकि उसमें से पहले और तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी अश्वेत थे और जो बीच में पीटर नॉर्मन थे वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, वो श्वेत थे। अर्थात दोनों का जन्म विभिन्न परिवारों में हुआ था, लेकिन विरोध के नाम पे, नस्लवाद के नाम पे, रंग भेद के नाम पे वह एक हो गए। इसीलिए सामाजिक विभिन्नताओं के लिए किसी एक निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते। यह बात क्लियर की जा रही है कि जो समाज में विभेद है उसके लिए कोई एक बिंदु नहीं है, कोई एक कारण नहीं है जहां फाइनल रूप से हम कह सकें, अंतिम रूप से हम कह सकें कि यही एक कारण है। आज पूरा विश्व एक गांव, ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है। कतिपय कारणों से लोगों का समूह कई देशों में पहुंचने लगा है। यह प्रवासी उन देशों में रच बस भी रहे हैं और अपने जड़ों से कटना भी नहीं चाहते। इस अर्थ में आज विश्व के अधिकांश देश बहु सांस्कृतिक, मल्टी कल्चरल हो गए हैं। बच्चों, लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पाठ के पहले भाग के जो अध्ययन के बिंदु थे, चर्चा के बिंदु थे, उसका अध्ययन हम लोगों ने किया। मुझे लगता है कि हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे और आप इस पाठ को अच्छे से समझ पाए होंगे। पाठ के जो शेष बिंदु हैं उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।